Hello everyone, welcome to the युग दृष्टि। What does we mean by युग दृष्टि? मतलब हमको क्या समझ में आता है युग दृष्टि देख के कि हम लोग क्या चीज के बारे में बात करने वाले हैं। पहला क्लास है मेरे साथ आप लोग का फॉर्मल, है ना। ये जो है पर्टिकुलरली करेंट अफेयर्स का क्लास होने वाला है। इसका कुछ क्राइटेरियाज है, जैसे कि हम लोगों ने बाकी चीजों में देखा है ना कि पहले हम लोग आपको टेम्पलेट देते हैं, उस टेम्पलेट पे बताते हैं कि कैसे कैसे सारी चीजों को सेट करना है। ठीक है, क्या करंट अफेयर्स भी हम लोग वैसे ही पढ़ने वाले हैं, है ना। पिछले बार देखा था ना हम लोगों ने जब इंट्रोडक्टरी टाइप का कुछ क्लास लिए थे तो कि करंट अफेयर्स हम लोग कैसे पढ़ेंगे करके। जंतर मंतर के जैसे एग्जाम्पल लिया था कि जंतर मंतर दिल्ली में दिखा रहा है कि एक साइट है जहां पे प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक है, तो क्या हमारे लिए वो जंतर मंतर इंपॉर्टेंट है या फिर एक जो दूसरे जगह में प्रोमिनेंट जंतर मंतर है वो इंपॉर्टेंट है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो अगर कहीं का कनेक्शन कहीं और जोड़ता है, ठीक है, तो वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। मतलब क्या है, कला एंड संस्कृति पढ़ेंगे आप लोग जब भी ना, तो उसमें क्या है, बहुत सारी कलाएं हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली। इन सब में क्या होता है कि उनका एक टेम्पल का आर्किटेक्चर बना होता है। ठीक है, तो ये सब शैलियां जब पढ़ेंगे उसमें और भी अंदर जब घुसेंगे हम लोग तो हम लोग को पता चलेगा जो राजा महारानियां होती है वो लोग क्या करते हैं, अपने नाम से मंदिर बनवाते हैं या फिर कुछ कलाएं बनवा देते हैं। ठीक है, कुछ सभ्यता का निर्माण करवाते हैं, तो उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग जो करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है हमारा युग दृष्टि, उसमें हम लोग कुछ ऐसा सब पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स को। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको यूज कैसे करना है वो देखते हैं। अभी क्या है, अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ था, तीजन बाई मैम का देहांत हुआ है रिसेंटली ही, है ना। कब हुआ देहांत, ऐसा कुछ वर्ड रहेगा, लेकिन क्या हमारे लिए ये जरूरी है कि उनका मृत्यु कब हुआ, कहाँ हुआ? नहीं, लेकिन उनकी फिलोसॉफिकल जो लेगेसी है, मतलब जो पुरानी विरासत है उनकी, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वजह क्या है कि वो पंडवानी गायिका है जिन्होंने छत्तीसगढ़ के पंडवानी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या किया, प्रचलित करवाया था। ठीक है, अगर किसी ने प्रचलित करवाया है तो उनका खुद का बायोग्राफी होगा कुछ, है ना। उन बायोग्राफी के अंदर से सवाल पूछा गया था। ठीक, अब देखते हैं, लगातार 3 सवाल पूछे गए पद्म अवार्ड से। पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सुना है आप लोगों ने, है ना। मैंने यहाँ पे 3 का नाम लिख के रखा है, लेकिन और भी थे, लेकिन टाइम कम था इसको सबको कलेक्ट करने के लिए, इसलिए एक ही सवाल बस लगा हुआ है यहाँ पे। और इसके अलावा जो बाकी हैं उसको हम लोग कहाँ पे करेंगे कनेक्ट, यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये वाला सेक्शन है वो क्या है, न्यूज का। जो भी न्यूज रहेगा आप देखोगे, जब पढ़ोगे आपको लगेगा कि ये एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको जब ये टेम्पलेट मिलेगा, आपको कैसा टेम्पलेट मिलेगा, ये ब्लैंक का ब्लैंक मिलेगा पूरा। मतलब क्या है, इसमें कुछ नहीं रहेगा। ये क्या रहेगा, ये जैसा लिखा है टॉपिक, न्यूज सोर्स और डेट या बैच जो भी रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे न्यूज, और ये कौन से डेट का न्यूज है वो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे जब आप न्यूज को कलेक्ट करोगे, मतलब या तो आप पेपर को काट के लगा दो या तो फिर खुद से हाथ से लिख लो। ठीक है, और ये न्यूज कहां पे कब दिया हुआ है ना, उसको इस वाले सेक्शन पे मेंशन करके रखना। क्यों? आपको इजी पड़ेगा उस न्यूज को फिर से ढूंढने के लिए। ठीक है, एक चीज और, यहां पे लिखा हुआ है कहीं पे न्यूज का सोर्स। ठीक है, मैंने ये न्यूज जो है वो निकाला है द हिंदू से। मतलब क्या है, ये द हिंदू का न्यूज है जो कि दिया गया है कौन से डेट पे, 5 जुलाई 2026 को। समझ में आ गया? इतना क्लियर है। अब इसके बाद अब हम लोग को क्यों पढ़ना है, ये लिखा है वाई। वाई का मतलब क्या देखे थे हम लोग, अगर इसका रेलेवेंस होगा कहीं पे। समझ में आ रहा है रेलेवेंस का मतलब, कि कहीं पे जरूरत आन पड़ी होगी तब एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया होगा इससे। ठीक है, ये हम लोग को कब पता चलेगा कि एग्जामिनर ने इस टाइप का क्वेश्चन कहीं बनाया है या नहीं, जब हम लोग पेपर को खंगालते जाएंगे, है ना। तो हमारे लिए जो सोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, पीवाईक्यू। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन रहेगा ना, उसमें जरूरी नहीं है कि आप सारा का सारा इसको ऐसे काट के चिपकाएं। ठीक है, आपको क्या करना है, एग्जाम का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बगल में बस लिख लेना है कि क्वेश्चन नंबर, मान लेते हैं कि 49 है तो 49 क्वेश्चन नंबर में ये वाले एग्जाम में जाके मेरे को देखना है। क्लियर है? या फिर अगर टीडीसी का एग्जाम था तो उसमें कोई सा भी जो क्वेश्चन नंबर रहा होगा उसको जाके यहाँ पे मेंशन कर लेना। ठीक है,
इससे क्या होगा कि आप लोग को पता चल जाएगा कि मुझे ये वाला न्यूज इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ है, एक ही जगह पे कलेक्ट हो जाएगा। आपको लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगी कैसे कैसे पूछा है। जैसे कि अभी आप इस न्यूज को देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये करंट अफेयर का न्यूज जो कलेक्ट किया गया है, इसमें क्या क्या जरूरी चीजें हैं उसको ना पढ़ते हैं एक बारी। ये जो सेक्शन है ना, ये हम लोग को लिखा हुआ है हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, व्हाट नीड टू बी स्टडीड, ठीक है। मतलब क्या है, जो जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों ने लिख के रखा है कि ये एग्जाम में पूछा है, ये एग्जाम में पूछा है, ये एग्जाम में पूछा है, ठीक है, ऐसा ऐसा पूछा हुआ है, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो कहां पे जाएगा, ये वाले सेक्शन में। समझ में आया? जैसे कि मान लेते हैं जब तीजन भाई को पूछा गया किसी एग्जाम में, तो बोला गया क्या कि उनको पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण तीनों का तीनों मिला हुआ है, ठीक है। ये पूछा गया है। एक जगह पे और पूछा हुआ है कि क्या इन्होंने संगीत नाटक अकेडमी का भी अवार्ड जीता हुआ है, ठीक है। ये भी एक दूसरा सवाल था, ये कहां पे रहेगा, एक ही जगह पे, ठीक है। इसके अलावा जो एक और सवाल पूछा गया था उसमें पूछा गया था जो पंडवानी है, ठीक है, पंडवानी में कुछ कुछ नाम दिए गए थे, 4 नाम दिए थे एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो। ये 3 नाम दिए थे और साथ में एक और नाम क्या दिया गया था, लक्ष्मीबाई, ठीक है। अब पूछा गया था सवाल में कि इनमें से, इन 4 नाम में से कौन कौन कपालिक श्रेणी, पंडवानी का 2 श्रेणी होता है, कौन कौन सा, एक कपालिक और एक वेदमती, ठीक है, 2 शैली होता है। तो उसमें से कपालिक शैली के कौन कौन से कलाकार हैं उनको छाट के लिखिए, ठीक है। टिक करना था। हमने क्या किया, 2 चार्ट बना लिया। क्या किया, एक तरफ पे कपालिक और एक तरफ पे वेदमती। क्लियर है? एक चीज और, आप लोग को लग रहा होगा ये तीजन बाई का है ना, तीजन बाई से रिलेटेड न्यूज है, तो हम लोगों ने यहाँ पे पद्म अवार्ड को क्यों रखा हुआ है। कहीं ना कहीं पद्म अवार्ड भी जो है वो इसीलिए पूछा गया था एग्जाम में, क्योंकि जो तीजन बाई थी, है ना, जो पंडवानी गायिका थी कपालिक श्रेणी की, वो तीनों का तीनों अवार्ड जीत चुकी है, ठीक है। यही वजह था, इनका तबियत बहुत ज्यादा खराब था, मतलब क्या था कि इनका देहांत होना करीब करीब तय था, है ना। तो उनकी लेगेसी को बताने के लिए यहाँ पे सवाल जो पूछा गया था वो क्या था, पद्म अवार्ड से रिलेटेड कौन कौन है। समझ में आया? क्लियर है? अब देखो, ये वाला हमको समझ में आ गया कि पद्म भूषण अवार्ड को पूछा हुआ है, लेकिन क्या अगली बार भी सिर्फ पद्म भूषण अवार्ड को पूछेगा? नहीं, वो पद्मश्री को पूछ सकता है, पद्म विभूषण को पूछ सकता है। तो जो गवर्नमेंट का साइट है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का साइट है, उसमें जहां पे हम लोगों को मिलता है ये जो डिस्क्रिप्शन है पद्म अवार्ड का, है ना, वो बोलता है कि हमारे पास अभी टोटल कितने पद्म अवार्ड है छत्तीसगढ़ के पास, दैट वुड बी 34, ठीक है। अब इसमें से एक ही अवार्ड है वो पद्म विभूषण, वो किसके पास है, तीजन बाई मैम के पास, ठीक है। इसके अलावा जो अवार्ड हैं करीब करीब जो 29 करीब पद्मश्री है हमारे पास, और बाकी जो रेस्ट है दैट इज 4, वो कौन है, पद्म भूषण। क्लियर है? समझ में आया? हम लोग को समझ में आ गया अभी तक कि ये पद्म भूषण को कैसे कनेक्ट होगा यहां से। डन है? करंट अफेयर्स हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे थ्रू आउट, हर सैटरडे हम लोग क्लास लेंगे, ठीक है। हर सैटरडे को हम लोग इसी बेसिस पे पढ़ने वाले हैं कि क्या पूछा गया है, क्या पूछ रहा है और क्या पूछा जाएगा। क्लियर है? करंट अफेयर्स इसी हिसाब से चलेगा। समझ में आ गया पूरा चीज? डन है? पक्का? अब देखो एक सवाल और, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि जो तीजन बाई मैम है, ठीक है, उनको जो पद्म अवार्ड मिला हुआ है वो कौन कौन से ईयर में मिला है, ठीक है। क्या करेगा, ये जो डेट है 1988, 2003 और 2019, ठीक है, या फिर 1995, इन सबको मिक्स कर देगा, है ना, जोड़ी मिलाओ करके दे देगा आपको कि ये अवार्ड था, ये कब कब मिला है उसके साथ में जोड़ी मिलाओ। सारा का सारा डेट अलग अलग है, लेकिन अगर हमारे पास एक ही जगह कलेक्ट रहेगा तो हम लोग कोई सा भी सवाल पूछे एक साथ बना सकते हैं। समझ में आया? क्यों नाम रखा गया है युग दृष्टि? समझ में आया? हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट के एग्जाम की, दैट इज युग, है ना। क्या क्या युग होता है? हाँ, युग यहाँ पे जो मीन है उसका मतलब ये है जो वर्तमान है, प्रेजेंट है, कॉन्टेक्स्ट जो है होता है ना, भूत भविष्य वर्तमान, मतलब भूत वर्तमान और भविष्य। भूत में जो पूछा हुआ है उसको यूज करना है,
ठीक है, कि आपने क्या दिया है, क्या पूछा है, ये हमारे लिए क्या हो गया, बैकग्राउंड। ठीक है, वर्तमान में क्या पूछ रहा है, जो प्रेजेंट एग्जाम आप देखोगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हर पेपर का, हर एग्जाम का हर क्वेश्चन देखो। जैसे जैसे देखते जाओगे आपके पास क्या होगा, उसका इंफॉर्मेशन बढ़ते जाएगा, वर्तमान का समझ में आ जाएगा। अब जब एक ही जगह पे सारा क्वेश्चन कलेक्ट होगा तो क्या आप भविष्य को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं? समझ सकते हैं ना कि कैसे पूछा गया एग्जाम में। यही वजह है कि मैं ये ना करके, मतलब कि जो बुक्स को ना पढ़ के मैंने पढ़ा है किसको, सवालों को। ठीक है, क्योंकि सवाल अपने आप में हिंट दे रहे हैं कि मैं आगे आगे सवाल क्या पूछूंगा। समझ में आया, क्लियर है? अब देखो एक सवाल और बनता है, वो पूछा गया था मंडी एसआई में। ठीक है, मंडी एसआई का जो एग्जाम था 2026 का, अभी अभी हुआ था 26 अप्रैल को, उसमें एक सवाल आता है कि जो पद्म अवार्ड है ना, उसको कब घोषणा की जाती है और कब उसको प्रदान किया जाता है। ये किस बेसिस पे पूछा हुआ था, असर्शन रीजन के फॉर्म में। असर्शन रीजन बनाना मैं सिखाया था आप लोग को, क्या करना था हम लोग को कथन कारण वाले सवालों में, क्योंकि और इसलिए, सिंस एंड देयरफॉर। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना? तो अब देखो वहां पे जो सवाल था वो बोल रहा था कि जो पद्म अवार्ड है उसको दिया कब जाता है, 26 जनवरी को। ये एक स्टेटमेंट दिया था, वो सरासर गलत है। ठीक है, वजह क्या है कि इसको जो घोषणा होती है किसकी, पद्म अवार्ड की, वो कौन करती है, राष्ट्रपति जी। ठीक है, राष्ट्रपति जी करते हैं या करती है। ठीक है, इसीलिए जब आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो जो प्रेसिडेंट है ना, उसके नाम के सामने जो लिखा होता है वो लिखा होता है ऐसा, देखे हो क्या कहीं पे, S/HE। ये क्या है, दोनों को कवर करता है, सी एंड ही, जो भी रहेंगे उसके पद के हिसाब से वो नाम रहेगा। अब क्या हुआ, 25 जनवरी को ये घोषणा करती है, ठीक है, कि इनको पद्म अवार्ड दिया जाना है। ठीक, पद्म अवार्ड दिया कब जाना है, उसकी घोषणा इस दिन को करेंगे, ये तुरंत बता देंगे क्या, नहीं, घोषणा बस हुआ है कि इनको दिया जाना है। वो कब होगा, गणतंत्र दिवस के पहले दिन। गणतंत्र दिवस समझते हैं, रिपब्लिक डे कब मनाते हैं हम लोग, रिपब्लिक डे 26 जनवरी। अगर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मना रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उसके एक दिन पहले, दैट इज 25 जनवरी को घोषणा कर दी जाएगी कि ये पद्म अवार्ड इनको मिलना है। ठीक है, क्या जरूरी है कि 26 जनवरी को ही अवार्ड को दिया जाए, उनको प्रदान किया जाए? क्रिकेट देखता हो कोई? अभी दो पर्सनालिटी है क्रिकेट के बहुत फेमस दोनों कप्तान, हरमनप्रीत कौर और रोहित शर्मा, उन दोनों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। क्या वो गणतंत्र दिवस के दिन किया गया? नहीं हुआ था। इसका मतलब क्या है कि उनको कभी और भी प्रोवाइड किया जा सकता है, तो वो स्टेटमेंट अपने आप में खुद ही गलत हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे एलिमिनेट करना भी बन जाएगा अपने से। ठीक है, 25 जनवरी को घोषणा होगी, और जनरली जो पद्म अवार्ड है वो दिया जाता है कब, मार्च और अप्रैल के महीने में। ठीक है, याद रहेगा। क्या क्या कवर कर लिया हम लोग इस एक न्यूज के चलते? देखो कितना सारा इंफॉर्मेशन है। क्या ये खुद में 10 सवाल नहीं है ना? क्या ये सिर्फ करंट से जुड़ेगा सवाल? ये कभी ज्योग्राफी से भी जुड़ जाएगा, कभी मन करेगा तो हिस्ट्री से भी जुड़ जाएगा, कभी मन किया तो पॉलिटी से भी जुड़ जाएगा, कभी मन किया तो इकोनॉमी से भी जुड़ जाएगा, जुड़ सकता है। तो क्या करंट अफेयर सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमको एग्जाम में वन लाइनर पूछे, हम टप से मारे और आगे निकल गए, 2 नंबर मिल गया? क्या हो सकता है ये करंट अफेयर्स के साथ में? बताओ, कभी नहीं। अभी का जो एग्जाम चल रहा है वो रेलेवेंसी ढूंढ रहा है, दोनों में कनेक्शन ढूंढ रहा है, किसके किसके बीच में, स्टैटिक पोर्शन और करंट को। ठीक है, जो आप लोग जनरल क्लासेस में पढ़ते होंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, है ना, उन सबको अब कनेक्ट किया जा रहा है किससे, करंट से। वजह क्या है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है मिस्टर ओपी चौधरी साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कुछ टाइम पहले, जब वो पोर्टफोलियो अपना डिजाइन किए थे, जब चुनाव नहीं हुआ था उससे पहले। उनका क्या था बोलने का कि हम लोग अब सीजीपीएससी और व्यापम का एग्जाम किसके तर्ज पे कराएंगे? सुने हो कि नहीं? अब का एग्जाम जो है सीजीपीएससी का, वो यूपीएससी के तर्ज पे होगा। यूपीएससी का तर्ज मतलब क्या होता है पता है? स्टैटिक
कनेक्टेड विथ करंट। समझ में आया बात? क्लियर है? तो करंट को कैसे पढ़ना है हम लोग को? दोनों को मिक्सअप करके। ठीक है, पहला करंट न्यूज डन हो गया, आगे बढ़े फिर। चलो नेक्स्ट स्लाइड है, बहुत फेमस सवाल, फीफा वर्ल्ड कप 2026 अभी लगातार पूछा जा रहा है इससे सवाल, इसलिए ये सवाल को बनाया गया है। हमारा एक शॉर्ट्स है जिसमें मैंने ये बता दिया था कि कौन सा सवाल कैसे बना हुआ है। ठीक है, आप YouTube पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। उसमें लिखा होगा शायद CGPSC के रिपीटेड सवाल या फिर CGPSC का माइंडसेट, ऐसा कुछ लिखा होगा, जिसमें फीफा वर्ल्ड कप के बारे में डिफाइन किया था कि कैसे एक साल के अंदर ही या फिर कुछ टाइम के अंदर ही, उसमें 2021 का भी मैं क्वेश्चन डाला था, 2018 का भी डाला था, और उसमें ये पता चल गया था कि व्यापम अगर कोई स्टेटमेंट पहले वन लाइनर में पूछा हुआ था, ठीक है, अब वो कहां पे आया हुआ है? यहां पे एक स्टेटमेंट बनके, यहां पे दूसरा स्टेटमेंट बनके, यहां पे तीसरा स्टेटमेंट बनके, और यहां पे चौथा स्टेटमेंट बनके। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जो PYQ के क्वेश्चंस है वो खुद में बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, बस आपको ये सोचना है कि हम लोग इसको एक जगह पे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। इस कलेक्शन को ही समझने के लिए ये पूरा का पूरा टेम्पलेट रेडी किया गया है आप लोग के लिए। समझ में आया है? खुशबू मैम आपको समझ में आ रहा है ना कि ये टेम्पलेट किस हिसाब से डिजाइंड है? अगर आपको नहीं आएगा ना तो ये अभी वीडियो यूट्यूब पे डलेगा, आप वहां से फिर से चेक कर लेना कि ये टेम्पलेट को कैसे यूज करना है। ठीक है, समझ में आया? अब देखते हैं, फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है। सिंपल सा सवाल पहला हम लोग को क्या पता चलना चाहिए कि जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहां हो रहा है। ठीक है, पहला सवाल यही रहेगा। तो पहला सवाल, तो उस पहले सवाल का पहला जवाब, इस बारी जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है वो 3 जगह पे हुआ है। पहली बार ऐसा था कि 3 जगह पे किया गया है। कौन थे वो 3 जगह अगर बोला जाए तो? पहला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा मैक्सिको, और तीसरा कनाडा। अब एक चीज समझो, अभी जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ है उसमें लिखा गया है विश्व भूगोल। ठीक है, एक सब्जेक्ट उसमें क्या लिखा गया है? विश्व भूगोल को भी पूछा जाएगा। कल आपको जब देवेश सर पढ़ा रहे होंगे ज्योग्राफी, उसमें भी बोले होंगे कि विश्व भूगोल भी कनेक्टेड है। बताए थे ना कि विश्व भूगोल को अब स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है। वजह क्या है स्पेसिफिकली मेंशन करने के पीछे? कि जो पहले वो छुप के कर रहे थे, अचानक से आपको सरप्राइज करने के लिए जनरल जियोग्राफी में डाल देते थे, अब उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि आपको विश्व भूगोल को भी पढ़ना पड़ेगा। अब अगला सवाल आता है, ये जो तीनों कंट्री है कौन कौन से? USA, मैक्सिको और कनाडा। अगर विश्व भूगोल में पूछना है तो क्या पूछेगा मैं बताऊं आपको? ये तीनों के तीनों कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं, कौन से महाद्वीप के अंदर आते हैं? ठीक है, ये एक सवाल बनेगा। तो इसका आंसर क्या है? 3 नॉर्थ अमेरिकन नेशन, दैट इज 3 कौन सी जगह है? ये उत्तरी अमेरिका के क्या बोलना चाहिए, कंट्री है। क्लियर है? समझ में आ रहा है पूरा? ये भले ही मैंने यहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, वजह ये था इसको इंग्लिश में लिखने के पीछे कि ये सारी चीजें ना जब आपको एग्जाम में भी मिलेगी तो वो कैसा लिख के मिलेगा पता है? गोल्डन बॉल, सिल्वर बॉल, ब्रोंज बॉल, गोल्डन बूट, क्योंकि ये ऑफिशियल उनका जो टर्म है फीफा का वो ऐसा ही लिखा जाएगा। वो आपको नहीं बोलेगा कि सुनहरा गेंद है ना, रजत गेंद, कांस्य गेंद, नहीं लिखेगा। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल टर्म है, इसीलिए इसको लिखा गया है। अब पहला बात ये आता है कि ये पूछा क्यों गया है, मतलब ये यहाँ पे मेंशन क्यों है? सवाल यही आना चाहिए। हम लोग तो करंट पढ़ रहे हैं ना, हम लोग को सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए था कि फीफा वर्ल्ड कप हो कहाँ रहा है। ठीक है, कौन जीता कौन हारा, बस इतना ही होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं आपको सरप्राइजिंगली एक चीज बताऊं कि ये सवाल भी कभी पूछा गया है, पहले किसी और चीज के लिए पूछा गया था 2022 या फिर 2018, 2014, जब उस टाइम पे हो रहा होगा, क्योंकि हर साल 4 साल में होता है वर्ल्ड कप, है ना। तो उस टाइम जब पूछा गया था तो क्या अभी नहीं पूछ सकते हैं लोग? ठीक है, इसके पूछे जाने का वजह एक और भी है कि ये जो है बेस्ट ओवरऑल प्लेयर, ये उसी टीम से है जो कि जो टीम जो है इस क्या बोलते हैं वर्ल्ड कप को जीता हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी नाम है
जैसे कि लियोनेल मेसी, ये उस टीम से बिलोंग करते हैं जो कि फाइनल में हार गई। ठीक है, कहां से है? अर्जेंटीना से। दो चीज याद हो गया, क्या क्या? गोल्डन बॉल किसको मिला है? रॉड्री को। कहां से है वो? स्पेन से। सिल्वर बॉल किसको मिला है? लियोनेल मेसी को। वो कहां से है? अर्जेंटीना से। इसके बाद जो ब्रोंज बॉल है वो किसको मिला है? एक और ऐसी कंट्री जिनके चांसेस ज्यादा थे जीतने के, लेकिन ये बाहर हो जाते हैं। ठीक है, इनका नाम बहुत फेमस है, किलियन एम्बापे। ठीक है, किलियन एम्बापे कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं अगर पूछा जाए तो? फ्रांस से। ठीक है, इसके अलावा इनको फिर से एक बार मिला है, कौन सा अवार्ड? गोल्डन बूट। ठीक है, गोल्डन बूट किसको मिला? किलियन एम्बापे। किस वजह से मिला? तो इन्होंने क्या किया है? 10 गोल, इसके अलावा 4 असिस्ट। ये टर्म्स है फुटबॉल के। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट कैसे खेलते हैं? 2 प्लेयर बैटिंग कर रहे होते हैं, दौड़ते हैं। मतलब क्या है? अगर रन आउट हो गया तो जो सामने वाला बंदा था उसने अपना जो जिसको रन चाहिए था उसको असिस्ट नहीं किया, उसकी सहायता नहीं की, तभी वो रन आउट हुआ होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर फुटबॉल में देखें तो क्या होता है, गोल करने के लिए आदमी लोग को क्या चाहिए कि जो अपना जैसे 11 के 11 प्लेयर खेल रहे हैं, ठीक है, जब तक जो बॉल को गोल करने वाला है उसके पास बॉल नहीं पहुंचेगा तो क्या वो गोल कर पाएगा? नहीं। तो अब मान लो कि ये एक फील्ड है, ठीक है, ये पूरा पूरा एक फील्ड है, ग्राउंड है, मैं यहां पे हूं, यहां पे है देवेश, ठीक है, देवेश सर आपके, ये है हमारा क्या? गोल पोस्ट। ठीक है, मैं चाहता तो यहां से डायरेक्ट मार सकता था, ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि यहां पे कोई प्लेयर आ जाएगा और हम लोग का गोल हो नहीं पाएगा। तो इसको गोल कराने के लिए इसने बॉल को कहां दिया? देवेश सर को। रमन भैया ने किसको दिया? देवेश सर को। और देवेश सर ने क्या कर दिया? गोल। तो असिस्ट हुआ, सहायता की उनकी गोल करने में। इसी को क्या बोला गया है? 4 असिस्ट। 4 बार ऐसा किया है इन्होंने, और खुद कितने बार गोल किया है? 10 बार। ठीक है, समझ में आ गया? इसके अलावा और कौन कौन सा है? गोल्डन ग्लव। ग्लव जानते हो क्या होता है? हाथ में बांधेंगे, है ना? हाथ में अगर बांध रहे तो उसका मतलब क्या है? वो गोलकीपर होगा। तो गोल्डन ग्लोव अवार्ड किसको मिलेगा? हाँ, विकेट जो गोलकीपर होगा उसको। किसको मिला है? उनाई सिमन। कौन से टीम से बिलोंग करते हैं? स्पेन। क्लियर है? समझ में आया? एक चीज ध्यान रखो, स्पेन स्पेन स्पेन। समझ में आ रहा है मैं क्यों बता रहा हूं स्पेन को? ठीक है, इसके अलावा और जो बात है, स्पेन जो है वो ऐसा टीम बना है जो कि दूसरी बार क्या किया है? ट्रॉफी को उठाया है। समझ में आया? अब इससे एक चीज समझ में आता है कि एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन क्या रहेगा कि ऐसा कौन कौन सा टीम है जिसने सबसे ज्यादा बार ट्रॉफी उठाया है और सबसे कम बार उठाया या फिर उठाया ही नहीं है? ये एक सवाल बनेगा। ठीक है, तो उसका भी हमारे पास इलाज है। ब्राजील ने कितना बार उठाया है? 5 बार। जर्मनी ने 4 बार। इटली ने 4 बार। अर्जेंटीना ने 3 बार। क्लियर है? अब क्या ये खुद में कंपैरिजन टाइप का स्टेटमेंट बन के आपके सामने आ सकता है कि सबसे ज्यादा ब्राजील की जगह में लिख देगा वो जर्मनी ने उठाया है, या फिर बोल देगा नंबर ऑफ ट्रॉफीज विथ ब्राजील, मतलब नंबर ऑफ जो ट्रॉफी है या फिर जो विजेता पुरस्कार है उसको सबसे ज्यादा ब्राजील की जगह लिख देगा जर्मनी के पास है, उसके बाद किसके पास है? अर्जेंटीना के पास, कुछ भी लिख देगा वो। लेकिन अगर हमारे पास ये एक ब्लूप्रिंट रेडी रहेगा तो हम लोग कोई सा भी सवाल पूछेगा वर्ल्ड कप से क्या हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? एक चीज और पूछा जाता है कि कब ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, कब ऑर्गेनाइज हुआ था? 11 जून से 20 जुलाई 2026। इसका मतलब क्या है? ये जो 20 जुलाई को था ये कौन सा इवेंट रहा होगा? फाइनल रहा होगा 20 जुलाई को। इससे हम लोग को क्या समझ में आ गया कि 20 जुलाई को फाइनल खेला गया था। ये खुद में एक सवाल है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एक चीज और, अभी एग्जाम होने वाला था MBSI का, उससे पहले एक एग्जाम हुआ था।
ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या पूछा पता है आपको? 2026 में कहाँ होने वाला है वो पूछना छोड़ के 2022 में जो एग्जाम जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को उन्होंने पूछ लिया था। ठीक है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है वो मानचित्रकार करके एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो आप उसको भी देखेंगे तो उससे एक चीज और समझ में आएगा कि उन्होंने बताया था कि जो फाइनल गोल था 2022 वर्ल्ड कप का, उसमें लिखा हुआ था कि लियोनेल मेसी ने मारा हुआ था। ठीक है, लेकिन वो गलत था क्योंकि उन्होंने नहीं मारा था, उनकी जगह किन्हीं और ने गोल किया था। तो अब हम लोग को इस साल के लिए भी वही पता होना चाहिए ना कि किसने फाइनल गोल मारा था, है ना? तो उसको भी हम लोग ऐड करके रखेंगे क्या? समझ में आया क्या है? किन्होंने गोल किया अगर पूछा जाए आपसे तो? फेरन टोरेस। कितने मिनट में गोल किया? तो 106वें मिनट में। ठीक है, एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो जो फुटबॉल का मैच होता है वो होता है 90 मिनट का, लेकिन फाइनल का मैच है ना, हाथापाई होगी तो टाइम वेस्ट होगा और घड़ी तो चल ही रहा है ना, तो उसको एक्सटेंशन मिलेगा दोनों प्लेयर्स को, दोनों साइड को, कि आप अपना टाइम को कवर कर ले। तो यही वो समय था जब ये मैच का एक गोल होता है और इसके थोड़े टाइम बाद में गोल मतलब जो मैच है वो खत्म हो जाता है। क्लियर है? समझ में आया मैं क्या क्या बताया हूं आपको अभी तक? डन है? पक्का? अब और आगे बढ़ते हैं। एक सवाल पूछा गया है, 3 ऑफिशियल मस्कट थे इसके, मतलब जो शुभंकर थे वो 3 ऑफिशियल शुभंकर घोषित किए गए थे। ठीक है, अगर ये पूछ लिया है कि 3 ऑफिशियल शुभंकर थे, इसका मतलब ये है कि अगला आने वाला जो एग्जाम होगा उसमें ये पूछ सकता है कि उस शुभंकर का नाम क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है अभी आदिवासी जो अपना गेम होता है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हुआ है अभी रायपुर में, और कहा सरगुजा और बस्तर, तीनों जगह मिला के, तो उसमें हमारा जो शुभंकर था उसको पूछा गया था। कौन था हमारा जो इस गेम का शुभंकर कौन था वो पूछा गया था, मैस्कॉट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो क्या यहां पे नहीं पूछ सकता है अब कि इसके मस्कट का नाम क्या है? पूछ सकता है, तीनों को एक जगह लिख के रख लेंगे हम लोग। ठीक है, 3 देश, पहली बार 3 देश ने पार्टिसिपेट किया है, मतलब एज अ होस्ट। तो 3 बार जब होस्ट बने हैं आप, तो आपका तीनों का अलग अलग शुभंकर होगा, है ना? जरूरी तो नहीं है कि आप सेम शुभंकर रखोगे, तो उसका अलग अलग नाम भी होगा। ठीक है, तो जो कनाडा का जो शुभंकर था उसका नाम क्या था? मैपल द मूज। ठीक है, मैपल बस याद रखना, मूज इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये जानवरों के नाम पे है। ठीक है, कोई सा जानवर कैसा दिखता होगा उसके हिसाब से शुभंकर बनता है मेनली, है ना? वैसे ही जायू द जैगुआर किसका था? मैक्सिको का। वैसे ही क्लच द बॉल्ड ईगल किसका था? यूएसए का। याद रहेगा? कंफर्म? मान के चलो यहां तक क्लियर है अभी आप लोग को? डन है? ठीक है, इसके अलावा ये खत्म हो गया अपना। ठीक है, कि किसने गोल किया था, कौन जीता था बता दिया था मैं। कौन जीता था? स्पेन। कौन से नंबर की ट्रॉफी थी उनकी? 2nd। इसके जो हारने वाली टीम थी उसका नाम क्या था? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के पास कितनी ट्रॉफी है? 4, यहां पे लिखा है ना, सॉरी 3। ठीक है, अर्जेंटीना के पास कितनी है? 3। गोल्डन बूट किसको मिला हुआ है? किलियन एम्बापे को। ये हिस्टोरिक इसलिए है किलियन एम्बापे के पूछे जाना क्योंकि इन्होंने लगातार दूसरी बार गोल्डन बूट अवार्ड जीता है। इसका मतलब क्या है? 2022 में भी जीता होगा। लगातार बोला गया है मतलब क्या है? पिछले संस्करण में भी तो जीता होगा ना, है ना? तभी तो अभी हम लोग बोल रहे हैं कि लगातार दूसरी बार जीता है। ठीक है, तो क्या ये हिस्टोरिक इवेंट हो गया? क्या इससे सवाल पूछा जाएगा? बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा जो फेयर प्ले अवार्ड होता है, फेयर प्ले मतलब समझते हो? बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, जो बिना लड़ाई झगड़े के, 3 तमाशा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि तय मोला मारे तो मैं तो नहीं छोड़ो, है ना? वो बेचारे शांतिप्रद तरीके से खेल रहे हैं। ऐसा कौन सा टीम था अगर पूछा जाए तो? वो है नीदरलैंड्स। क्लियर है? ये सेक्शन कंप्लीट अपना, ये सेक्शन कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। इसके अलावा डेट कंप्लीट। अब एक चीज जो पूछा जाना बचा हुआ है अभी तक, वो है क्या? जो बॉल का नेम है। बॉल का नेम मतलब जो फुटबॉल है,
है ना, उसको फुटबॉल नहीं बोला जाता है वर्ल्ड कप पे, उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। ठीक है, इस बार भी कुछ नाम दिया गया था। इस बार का नाम क्या था? ट्रायोंडा। ठीक है, इससे पहले जो 2022 में हुआ था उसका नाम क्या था? मस्त नाम बताओ, अल रहला। सुना है क्या नाम? रहला करके सुने हो नहीं? अरे पढ़ा करो, अभी अभी एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि रहला क्या है। क्या मैं उसको कनेक्ट कर सकता था पिछले वाले टूर्नामेंट से कि अभी अभी सवाल पूछा है कतर में जो हुआ था 2022 में वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे पूछ दिया होगा, क्योंकि मानचित्रकार वाला जो एग्जाम था वहां पे पूछा गया था। ठीक है, सीजीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम था वो भी पूछा था। ठीक है, तो क्या जरूरी है कि ये वाला नाम भी अब पूछ सकता है? ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड में जाना होगा उन लोग को, तो क्या पूछेंगे कि पहली बार फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था। ठीक है, क्योंकि अभी जो हुआ था वो कौन सा संस्करण है? 23rd 23वां संस्करण है, मतलब पहला भी तो कभी हुआ होगा। मतलब क्या है कि फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा? फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी कब? 13 जुलाई से 30 जुलाई 1930 को। उसका जो होस्ट कंट्री था, मतलब जिन्होंने उस क्या बोलना चाहिए पर्टिकुलर जो वर्ल्ड कप था उसको ऑर्गेनाइज किया था, वो कंट्री कौन थी अगर पूछा जाए तो? दैट वुड बी उरुग्वे। ठीक है, उरुग्वे कहां है? ये कहां का सवाल बन गया अब? विश्व भूगोल का। ठीक है, तो उरुग्वे कहां है बताओ, कोई आइडिया? पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला। वेनेजुएला तो पढ़े होगे, अभी अमेरिका ने अटैक कर दिया था ना वेनेजुएला के ऊपर, दे तेल दे तेल दे, मेरे पास तेल नहीं बचा है, मेरे को तेरा तेल चाहिए वाला किया था ना। तो वेनेजुएला जिस महाद्वीप पे है उसी महाद्वीप पे भी कौन है? उरुग्वे। तो आप लोग मेरे को अगर अभी नहीं बताना चाहते तो यूट्यूब पे जाना और कमेंट करके बताना कि उरुग्वे कहाँ लोकेटेड है। क्लियर? पक्का? मैं ये चीज मान के चलूं कि आप लोग बताओगे? ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे, है ना, तब तक के लिए वेट नहीं कर सकते, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना। क्लियर है? डन हो गया क्या ये पूरा का पूरा चार्ट कंप्लीट कि और कुछ बचा है? जल्दी बताओ जल्दी। हाँ बचा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो एक सवाल पूछा हुआ है ना, 42 टीम्स लिखा हुआ है, मतलब ये गलत था, इसीलिए यहाँ का सही आंसर क्या है? 48 टीम्स। ठीक है, मैं आप लोगों को ये सवाल को रख के इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग ये समझ सको कि करंट सिर्फ एक या दो स्टेटमेंट का खेल नहीं रहा, अब ये वन लाइनर अब नहीं है, ये लोग अब स्टेटमेंट में कोडिंग डिकोडिंग टाइप का भी खेल रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब एक लेवल और बढ़ाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना? 104 मैच। कहीं और पे लिखा है क्या 104 मैच? ठीक है, इसके अलावा टीम्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था अगर पूछा जाए तो? 12 ग्रुप्स में। एक ग्रुप में कितने टीम थे? तो 4 टीम। डन है? अब एक चीज और देख लेते हैं, इतना हो ही गया तो कनाडा का ये डेब्यू था, किस हिसाब से? होस्ट करने पे। ठीक है, आयोजन करने में कनाडा का पहली बार डेब्यू था, फीफा वर्ल्ड कप पहली बार इन्होंने होस्ट किया है। डन है? समझ गए बात? अब एक चीज और, जो यूएसए है उसने पहले एक बार ये होस्ट कर लिया है और 1994 में, तो ये इसका कौन से नंबर का होस्ट होगा? दूसरे नंबर का। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिको है ना, मैक्सिको का शुभंकर क्या था बताओ? जोयू द जैगुआर। अरे इतना तो मैं बताते बताते याद हो गया मेरे को, है ना, यहां पे लिखा था ना जोयू द जैगुआर। ये इसका तीसरे नंबर, मतलब तीसरा टाइम था जब ये इस वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा था। ठीक है, क्लियर है? तो कब कब होस्ट किया था ये भी पूछा जाएगा क्या, है ना? तो हम लोग को क्या 1930 से लेके 2026 तक जितना भी हुआ है उसका भी पता होना चाहिए कि कौन कब कब होस्ट किया था, है ना? तो टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा हमारे, वहां पे आपको ना एक इमेज मिलेगा फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड, उसमें ना कौन सा कंट्री कब जीता है उसका एक लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, उसमें और कुछ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा जो आपके काम का होगा, उसको नोट कर लेना, नहीं लगेगा तो मत नोट करना। क्लियर है? डन?
टेलीग्राम चैनल है वो पता है कि नहीं आप लोग को? पता है? नहीं पता? न्यू अकेडमी 2.0 करके है। जितना भी हमारा डिजिटल एरिया है ना, सोशल मीडिया है हमारे, वो सारे के सारे 2.0 वर्जन पे चलते हैं, मतलब अपग्रेडेशन मॉडल पे। और जो हमारा अकेडमी है वो क्या है? न्यू अकेडमी। क्लियर है? तो जितना भी सोशल मीडिया आप देखोगे वो सारे में न्यू अकेडमी 2.0 लिखा होगा, ठीक है? और जो फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट है उस पर न्यू अकेडमी। क्लियर है? डन हो गया फीफा वर्ल्ड कप। अब और आगे बढ़े। अब एक चीज बताओ, इतना कुछ पढ़ने के बाद आप लोग को लग रहा है क्या कि कुछ और पढ़ना पड़ेगा फीफा वर्ल्ड कप के लिए? और लगेगा पढ़ना फीफा वर्ल्ड कप के लिए कि हो जाएगा इतना में? अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तब लिख लेना, अदरवाइज इतना जो है वो सफिशिएंट है, ठीक है? अगला देखते हैं। ये न्यूज निकाला गया है कहां से? प्रेस इंडिया ब्यूरो, पीआईबी बोलते हैं। नाम सुना है पीआईबी का? नाम सुना है ना? ये क्या है? गवर्नमेंट अपना कोई भी स्कीम्स वगैरह लॉन्च करेगा या फिर कुछ भी काम करेगा, उसको अगर जनता तक पहुंचाना है सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो कहां पे प्रकाशित करते हैं? प्रेस इंडिया ब्यूरो पे, ठीक है? तो ये जो पर्टिकुलर ये कट आउट है ना, वो लिया कहां गया है? लिया कहां से गया है? पीआईबी से, ठीक है? क्लियर है? इसमें एक न्यूज छपता है थोड़े टाइम पहले, कौन से दिन पे? 3 अगस्त 2026 को, कि जो गलाव झील है, गलाव झील समझ रहे हो? नाम है एक झील का, ऐसा सा दिखता है वो झील, ठीक है? ये जो झील है इसको अब रामसर साइट घोषित कर दिया गया है, ठीक है? रामसर साइट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? रामसर साइट पढ़ना क्यों जरूरी है? हाँ, हम लोग क्यों का जवाब कहां पे देखते थे? कौन से कॉलम पे बताओ? ये वाले कॉलम पे, इसीलिए लिखा है ना क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग करके। तो ये एक सवाल पूछा गया था, कोपरा रिजर्वायर, नाम सुना है कोपरा रिजर्वायर का? है ना? अभी अभी उसको क्या चीज का दर्जा दिया गया है? हाँ, रामसर साइट का। रामसर साइट एक ऐसा जगह होता है, एक ऐसी आर्द्र भूमि होती है, एक ऐसा वेटलैंड होता है जिसका अंतरराष्ट्रीय महत्व है। दैट इज अ वेटलैंड इज रामसर साइट इज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। दैट इज अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रामसर साइट। क्लियर है? क्या ये डेफिनेशन आपको कहीं पे दिख रहा है? ठीक है, ऐसा ही बोला ना मैं, अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि, ठीक है? मतलब अगर हिंदी को मैं लिख ले रहूंगा तो मेरे को याद भी हो जाएगा, हिंदी फिर मैं बोल सकता, ठीक है? बोलने का वजह यह है कि जब ये रामसर स्थल बना होगा, ठीक है, डेट हमको पता है कब? 3 अगस्त 2026 को। किन्होंने डिक्लेयर किया? भूपेंद्र यादव। कौन है भूपेंद्र यादव? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब क्या है? मंत्रालय कौन सा? वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, ठीक है? मतलब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के जो मंत्री हैं उनका नाम क्या है? भूपेंद्र यादव। और इन्होंने ही क्या किया है? इसको घोषणा किया है कि जो रामसर स्थल है, कौन से नंबर का रामसर स्थल? 101वें नंबर का। कहां का? इंडिया का। लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश का, ये अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल है। क्लियर है? अब एक चीज समझो, छत्तीसगढ़ का पहला था तो पूछ लिया किसको? कोपरा को। अगर आप अरुणाचल पीएससी दोगे तो किसको पूछेगा? गलाव झील को। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कौन से नंबर का है? 101वें नंबर का। इसके अलावा क्या बोलते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश का पहला है। इसके साथ ही इंडिया अब कौन से रैंक में पहुंच गया अगर बोला जाए रामसर स्थल की सूची में? तो सबसे ज्यादा रामसर स्थल जो होता होगा, मान लेते हैं किसी के पास 100 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 10 ही है, किसी के पास 0 है। तो इसको हम लोग ऑर्डर में जमाएंगे। तो जब ऐसा ही ऑर्डर विश्व स्तर पे पूछा जाएगा तो सबसे ऊपर कौन है? यूके, उसके बाद में फिर मैक्सिको, उसके बाद पे फिर इंडिया। तो इंडिया का रैंक कौन सा है रामसर स्थल के सूची में?
थर्ड। कितना रामसर स्थल है हमारे पास? 101वां कौन सा बना हुआ है? ग्लाव झील। कहां पे है ग्लाव झील? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है? समझ में आ गया इतना दूर तक बात? ठीक है, अब ये तो हो गया बेसिक, इतना में खत्म। ठीक है, एक स्टेटमेंट और बनेगा। अब इंडिया के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट है एशिया में। ठीक है, मैक्सिको कहां पे है बताओ? मैक्सिको इज अ नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप पे है ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में लोकेटेड है कौन? मैक्सिको। यूके कहां पे है? यूरोप पे। और इंडिया कहां पे है? एशिया में। तो एशिया का सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट कहां है अगर पूछा जाए तो? इंडिया में। समझ में आया? इसके साथ ही तीसरा का वर्ल्ड का तीसरा सबसे ज्यादा रामसर स्थल रहने का भी जो सौभाग्य है वो किसके पास है? इंडिया के पास। समझ में आ गया कैसे सवाल बनेगा, क्या क्या बनेगा? अब एक चीज और पूछेगा आपसे, अगर रामसर स्थल पूछा जा रहा है और इसको जो ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएगा वो ये सोचेगा ही नहीं कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी होता है। ठीक है, ये यूएन डेजिग्नेटेड डे है ना। यूएन ने खुद अपनी तरफ से ऑफिशियल घोषणा करके बताया हुआ है कि हम लोग 2 फरवरी को क्या करेंगे? वर्ल्ड वेटलैंड डे, दैट इज विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाएंगे, ये बोला हुआ है ना। तो अगर यूएन कोई डेट को स्पेसिफिकली डेजिग्नेट करके रखा हुआ है, घोषणा करके रखा हुआ है, संपादित करके रखा हुआ है, तो वो हमारे लिए जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी है या नहीं? पूछा जा रहा है रामसर साइट, बात हो रही है वेटलैंड की। वेटलैंड को बोला जाता है आर्द्र भूमि, और आर्द्र भूमि दिवस इसलिए हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये 2 फरवरी जो है उसको मनाया जाता है किस हिसाब से? वर्ल्ड वेटलैंड डे के हिसाब से। ठीक है, अब ये 2 फरवरी का कुछ अपना खुद में तो महत्व होगा, है ना। वो महत्व क्या है? इसी दिन 1971 में क्या हुआ था? ईरान का जो रामसर शहर है वहां पे एक क्या होता है? अभिसमय होता है, एक कन्वेंशन होता है। उस कन्वेंशन को ही बोला जाता है क्या? रामसर कन्वेंशन, दैट इज रामसर अभिसमय। ठीक है, अभिसमय बोलने में समझ ही नहीं आ रहा है। अभिसमय मतलब कल का समय है कि परसों का कि आज का कि कब का, है ना। इसीलिए कुछ टर्म्स को आपको इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आपको इजी पड़े याद करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? डन, पक्का। तो 1971 2 फरवरी को ईरान के रामसर शहर में एक कन्वेंशन होता है, उसी को बोला जाता है रामसर कन्वेंशन। और जो रामसर कन्वेंशन है उसी के डेट को पकड़ के जब वो फोर्स में आया, मतलब क्या है, जब उसको लागू किया गया, कौन से सन में? 1975 में। उसके बाद इंडिया ने बहुत दिन बाद उसको ज्वाइन किया। कब ज्वाइन किया? 1 फरवरी 1982 को। अब सवाल को समझो, क्या ये पूछेगा आपको कि रामसर स्थल जिस दिन से लागू हुआ भारत उसी दिन से उसका मेंबर है? पूछ सकता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? गलत है। 100% श्योर गलत होगा ना। कब से उन्होंने लागू किया है अपने में? 1982। क्लियर है? याद रहेगा पक्का। अब अगला लेवल जाएंगे, इससे एक और लेवल बनेगा एग्जाम के क्वेश्चन का। वो क्या है कि सारा चीज तो सही है, मेरे को समझ में आ गया कि आपने पूछा है कि ग्लाव झील दिया है, 101वां नंबर का है, अरुणाचल प्रदेश का पहला है, तो कहीं ना कहीं तो ये लोकेटेड होगा। तो अब जियोग्राफी घुसेगा। जियोग्राफी घुसेगा तो कैसे? ये जो झील है ग्लाव झील, वो किस टाइप का झील है? फ्रेश वाटर लेक, दैट इज साफ पानी का झील। याद रहेगा। सिक्किम में जितने हैं क्या वो साफ पानी के झील है? बताओ। सिक्किम में मोस्टली जो लेक है वो साफ पानी के झील है कि थोड़ा सा सॉल्टी टाइप का है, नमकीन है? ग्लेशियर लेक जो होते हैं मोस्टली वो लोग नमकीन होते हैं। तो सिक्किम में जितने प्रेजेंट है वो सारे के सारे क्या है अभी? नमकीन। ठीक है, पानी में नहा के और भी नमकीन हो गई है वो। ठीक है, लेकिन ये नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि ये कहां पे है? अरुणाचल में। हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं बर्फ वाली जगह की। ठीक है, ये कामलांग जो टाइगर रिजर्व है, नाम सुना है कामलांग, है ना। अरुणाचल प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है, जैसे हमारे यहाँ पे इंद्रावती टाइगर रिजर्व है ना। सुना है इंद्रावती टाइगर रिजर्व का नाम?
गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व का नाम। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में 2 टाइगर रिजर्व है, उसमें से एक कौन है? कामलांग। इस कामलांग टाइगर रिजर्व के अंदर में ये झील बना हुआ है, ठीक है। नेचुरल झील होगा, फ्रेश वाटर है, ठीक है। जो ये कामलांग टाइगर रिजर्व है उसमें एक नदी बहती है, क्या? कामलांग नदी। अगला सवाल क्या बनेगा? ये कामलांग नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? पूछेगा? नहीं पूछेगा। तो ये कौन बताएगा मेरे को कि कामलांग नदी का, ये कामलांग नदी किसकी सहायक नदी हो सकती है? मैं 4 ऑप्शन देता हूं आप लोग को, ठीक है। हाँ, गोदावरी, कृष्णा, गंगा या ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र। मतलब आप लोग ये समझ सकते हो कि कई जो ऑप्शन होंगे वो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएंगे अगर आप लोग को लोकेशन पता रहेगा तो, ठीक है। तो जो कामलांग नदी है उसके साउथ वाले पार्ट में क्या है? ये ग्लाव झील लोकेटेड है। क्लियर है? याद रहेगा? पक्का? आगे बढ़े। ये सारा पॉइंट हो गया खत्म। एक पॉइंट अभी भी बचा है, ये ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है हमारा, ठीक है। अब हॉटस्पॉट को एग्जैक्टली हिंदी में क्या बोलते हो मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा जो इंडिया है वो 4 हॉटस्पॉट में बटा हुआ है, ठीक है। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, हिमालय और एक और, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना। जब पढ़ लोगे तब देख लेना है वीडियो को फिर से, ठीक है। 4 हॉटस्पॉट है, उनमें से एक जो है वो क्या है? हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। उसमें लोकेटेड है कौन? ग्लाव झील विद इन कामलांग टाइगर रिजर्व, कामलांग नदी के साउथ वाले पार्ट में, दैट इज दक्षिणी हिस्से में। क्लियर है? समझ में आ गया? ग्लाव झील पूरा क्लियर है? और कुछ जानना है इसके बारे में? नहीं। अब ग्लाव झील को 6 साइड में रखते हैं, फिर से हम लोग घुस जाते हैं किस पे? रामसर साइड पे। तो अगला सवाल क्या बनेगा? सबसे ज्यादा रामसर साइड कहां पे है? कहां पे है? तमिलनाडु। कितना है? 20। क्लियर? पक्का? इसके अलावा सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है? सुंदरबन। कहां लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल पे, पश्चिम बंगाल में लोकेटेड है सुंदरबन, ठीक है। सुंदरबन का नाम रखा हुआ है, वहां एक टाइप की प्रजाति पाई जाती है पेड़ की, सुंदरी, ठीक है, उसी के नाम पे रखा हुआ है। क्लियर? पक्का? सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। डन? ऐसा देख रहे हो, बाप रे कुछ ना समझ आ रहा है, क्या क्या बोल रहे हो, बकावक बकावक। जीव ले दो सर हम लोग का बोल दो, है? नहीं सर नहीं भैया, ठीक है, समझ गए। उसके बाद सबसे पुराना रामसर साइट कौन सा है अगर पूछा जाए तो? चिल्का। और इसके साथ में एक और था, केवलादेव। केवलादेव कहाँ है? राजस्थान में, केवलादेव घाना, ठीक है। और जो चिल्का है वो कहां पे है? उड़ीसा में। कब घोषित किया गया? 1981 में। दोनों का दोनों। सबसे पुराना अगर कौन है पूछा जाए तो पहले चिलिका को लगाना, अगर चिलिका नहीं रहेगा ऑप्शन में तब आपको किसको लगाना है? केवलादेव को, ठीक है। पक्का याद रहेगा। इसके अलावा एक और चीज होता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड करके। इसमें क्या होता है, कुछ जो आर्द्र भूमि होती है ना उसके अपने कैरेक्टर में, उसके नेचर में परिवर्तन हो जाता है। ह्यूमन इंटरफेरेंस है, मतलब मानव जो है उसमें हस्तक्षेप करते हैं, उसकी वजह से उसके नेचर में परिवर्तन हो जाता है, या फिर वहां पे टेक्नोलॉजी का यूज किए और इस वजह से परिवर्तन हो गया। तो वो सबको कहां पे रखा जाता है? ऐसे आर्द्र भूमि को वो रखा जाता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। क्लियर है? याद रहेगा? पक्का? कौन कौन है अभी बोला जाए तो फिलहाल? केवलादेव और लोकटक लेक, ठीक है। केवलादेव कहां है? राजस्थान में, और लोकटक लेक मणिपुर में, ठीक है। एक नाम सुने होंगे, सिरोई लिली, नाम सुना है? एक टाइप का फूल होता है प्रजाति, सिरोई लिली, है ना, ऑर्नामेंटेशन में यूज होता है। वो कहां मिलता है मेरे को पता करके बताना, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में ही मिलता है, तो ढूंढोगे तो उसी साइड ढूंढना। वैसा ही एक जो बहुत खूबसूरत सा जानवर है जिसको बोला जाता है डांसिंग डियर, ठीक है। डांसिंग डियर, वो कूदता है, बहुत छोटा सा होता है, सुंदर सा दिखता है, वो मिलता है हम लोग को कहां पे? लोकटक लेक में। क्लियर? याद रहेगा?
एक चीज समझो, अब करंट अफेयर्स क्या सिर्फ आपको करंट लग रहा है अभी? क्या ये स्टैटिक्स से ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, है ना? तो जो सवाल यहाँ पे पूछा हुआ है, क्या वो जरूरी है कि करंट के हिसाब से ही पूछेगा अगले बारी? नहीं। क्या वो स्टैटिक में भी पूछ सकता है? तो क्या इंटीग्रेटेड करके पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, एकीकृत करके पढ़ना पड़ेगा? तो जो भी न्यूज देखो, है ना, उसको अपना जो पढ़ा हुआ है किताब में उसके साथ जाके मर्ज करो। समझ में आया? मैं क्यों बोल रहा था आप लोग को कि ब्लैंक पेपर में बनाना अपना आंसर कॉपी या फिर जो आप लिखते हो उसको, क्योंकि आप उसमें कुछ चीजें ऐड कर सको। अगर आप ये सब रूल वाला कॉपी पे बनाओगे ना तो इसमें ऐड करना बहुत मुश्किल है। समझ में आया? डन है? ठीक, हो गया पूरा रामसर साइड खत्म। और कुछ जानना है इसमें? एक चीज और बच्चा है, मैं बता देता हूं उसको। सबसे ज्यादा है कहां पे? तमिलनाडु पे। उसके बाद कहां पे है? उत्तर प्रदेश पे। और जो पंजाब और उड़ीसा है उसके पास है फिर। लेकिन पंजाब और उड़ीसा के पास बराबर नंबर पे है। कितना? 6। छत्तीसगढ़ के पास कितना है बताओ? 1। ये पहला था इसीलिए तो इसको पूछा था ना, ठीक है? तो इसमें क्या पूछ दिया था? घोषणा कब हुई है, कब डिक्लेयर हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का ये कौन से नंबर का है? पहला। कब हुआ है घोषणा? 3 अगस्त 2026। क्लियर है? याद रहेगा पक्का? मतलब 3 अगस्त से पहले अगर पूछा जाता कि कितना था हमारे पास रामसर साइट तो क्या होगा आंसर? हाँ, 100। मैं ये क्यों बताया पता है आप लोग को? एक सवाल पूछा गया था, महारत्ना कंपनी तब तक 14 हो गई थी, ठीक है? 2024 या 25 का एक सवाल था, उसमें क्या पूछा पता है? 2023 तक कितने महारत्ना थे? जबकि जब आप करंट पढ़ रहे होगे तब आप लेटेस्ट पढ़े होगे तो 14 ही मार के आओगे, टिक। लेकिन उसमें स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया था कि 2023 से पहले तक कितना था। आपने 14 मारा रहता तो आप गलत हो जाते। समझ में आया? तो क्या ये अभी पूछेगा कि जुलाई 2026 से पहले तक हमारे पास कितने रामसर स्थल थे, तो क्या आप 101 मारोगे? क्यों? क्योंकि 101वां कब डिक्लेयर हुआ है? 3 अगस्त 2026 को। समझ में आया मैंने क्यों रखा है यहाँ पे इस डेट को? पक्का? ठीक है, ये वाला कॉलम ही क्लियर हो गया क्या कि क्यों ये कॉलम रखा गया है? बताओ, नहीं समझ आ रहा है तो बोलो। ये टेम्पलेट को समझना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए, अदरवाइज आप लोग फंस जाओगे, ठीक है? क्योंकि आइडिया मेरा है तो आप लोग को तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप उस आइडिया को पूरे तरीके से समझ नहीं लोगे, ठीक है? कि कहां पे किस चीज को कब डालना है उसको पता होना चाहिए, तभी आप इस आइडिया को यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग ट्रैप हो जाओगे, ठीक? तो जहां पे लगे कि नहीं समझ में आ रहा है बेहिचक पूछो। क्लियर है? डन? आगे बढ़े फिर एक और करते हैं, ठीक है? इसमें थोड़ा सा एक पर्सनालिटी उसको भी ऐड कर लेंगे तो 5 करंट खत्म करके हम लोग आज क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है? कौन सा है? कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। क्यों ये न्यूज पे है और क्यों ये पूछा जाएगा? बताओ, क्या है वजह कि ये पूछा जाएगा? क्वेश्चन आया होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये तो क्वेश्चन बीएड 2026 का, ठीक है? पूछा बस इतना सा गया था कि कौन सा कंट्री इसको मेजबानी कर रहा है, दैट इज होस्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? स्कॉटलैंड, जो कि कहां है, मतलब ग्लासगो कर रहा है, जो कि कहां है? स्कॉटलैंड में। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, मेजबानी कौन कर रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की? ग्लासगो, ठीक है? कहां पे है वो? स्कॉटलैंड पे, ठीक है? स्कॉटलैंड इज अ यूरोपियन कंट्री, यूरोप महाद्वीप में प्रेजेंट है, ठीक है? तो जो जहां पे प्रेजेंट रहता है उसको उसी के नाम से जाना जाता है। स्कॉटलैंड है तो यूरोपियन, हम इंडियन है तो एशियन। समझ में आया? और कोई साउथ अफ्रीका में रह रहे तो अफ्रीकन, अमेरिका में रह रहे तो, और साउथ अमेरिका में रह रहे तो लैटिन बोलते हैं उन लोग को, ठीक है? नाम सुना होगा, सेनोरिटा गाना सुना है? वो जिन्होंने गाया है वो कहां से है? लैटिन है वो, साउथ अमेरिकन, ठीक है? क्यों याद करा रहा हूं इसको समझो ना, आप लोग को बहुत सारी चीजें जनरल लाइफ में मिल जाएगी, ठीक है? तो जो जनरल लाइफ में टर्म यूज होता है ना
वो लेमन लैंग्वेज में आपको एग्जाम में दिख जाएगा। समझ में आया? बहुत सारी जगह पे लिख के रखा होता है ना, ग्रीक वर्ड है कि लैटिन वर्ड है। कहां से आया ये सब वर्ड? बोलचाल की भाषा से ही तो आया हुआ है ना। क्लियर है? डन। अमित पूरा क्लियर? पूरा क्लियर हो गया? कुछ नहीं समझ आया ऐसा? बता दो कौन सा झील को मिला है अभी 101 नंबर का दर्जा? रामसर साइड का ग्लाव झील। वेरी गुड। कहां पे है ग्लाव झील? कौन से नदी के किनारे? हाँ? कामलांग। ठीक है, याद रहेगा पक्का। यहीं पे याद करके जाना है और घर जाके सिर्फ इस नोट्स को अपने कॉपी के हिसाब से छाप लेना है। ठीक है, ये टेम्पलेट आप लोग को चाहिएगा प्लेन में, जिसमें ये कुछ ना लिखा रहे, सिर्फ ये जो डिस्क्रिप्शन है वही बस रहे। कि ये पूरा का पूरा दूं, पूरा का पूरा दे दूं? पक्का? चलो ठीक है, ये मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, चलो एक वजह और है इसको पूछे जाने का यहाँ पे, वो क्या है पता है? 2030 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स होगा तो उसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत। तो ये झंडा जैसे ही कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हुआ, पकड़ा किसको दिया गया? भारत को। क्या कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हो गया है? ये वाला सेशन जो था, बताओ, डेट को तो पढ़ा करो। हो गया है खत्म, है ना? तो पकड़ा दिया गया है किसको अब इसका झंडा? भारत को। कब करेगा भारत इसकी मेजबानी? 2030 में। कौन सा शहर करेगा? तो अहमदाबाद। डन है? क्लियर? जैसे मान लेते हैं कि आपका कॉलेज का एग्जाम हो रहा है, कॉलेज में फेस्टिवल हो रहा है। ठीक है, अगर फेस्टिवल में बहुत अलग अलग कॉलेज वाले भी आते हैं पार्टिसिपेट करने, तो आपका जो कॉलेज है वो क्या कर रहा है? मेजबानी कर रहा है। वही तो ऑर्गेनाइज करा रहा है सारा चीज को, तो वही ऑर्गेनाइज कौन कराएगा? इंडिया। क्लियर है? ऐसे ही जब नहीं समझ में आया ना, वर्ड पूछ लिया करो। ठीक है, क्योंकि अगर कहीं पे अटक गए, कोई से वर्ड समझ नहीं आ रहा है और मैं आगे बढ़ गया तो पूरा टाइम कंफ्यूजन रहेगा, है ना? तो जब जहां पे लगे कि अटक गई मैं यहाँ पे ना, पूछ लिया करो शांति से। ठीक, कोई टेंशन नहीं है। अपन कौन है? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? हाँ, रमन भैया। तो रमन भैया सुन सकते हैं बात को? ठीक है, सर रहता तो सर भी सुनते हैं। नहीं, अगर मैं सर रहता तो क्यों सुनता? समझ रहे हो? इसीलिए मैं आपको बोला हूं कि मेरे को सर नहीं बोलना। अपनापन लगता है तो अपनों से पूछ सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो अपन कौन है? क्लियर? डन। चलो अब देखते हैं, ये सारा चीज हो गया। कब से कब तक ऑर्गेनाइज हुआ? 23 जुलाई से 2 अगस्त। कौन सा नंबर का एडिशन था? 23rd। फीफा वर्ल्ड कप कौन सा एडिशन था? हाँ, कौन सा? 23वां था वो भी। ये भी कौन सा है? 23वां। पक्का? इंडिया कब होस्ट करेगा? कौन सा एडिशन को होस्ट करेगा? 24वां। क्लियर है? 2030 में होगा अहमदाबाद में। कौन से राज्य में? गुजरात में। डन है? पक्का? अब एक लेवल ऊपर चढ़ते हैं। हो गया है गेम्स तो खत्म, तो हमारे पास कुछ तो मेडल आया होगा कि ठन गोपाल? नहीं ना, आया है ना कुछ कुछ? क्या आया? हमारे छत्तीसगढ़ से भी कुछ लोग थे क्या? कौन कौन थे? ज्ञानेश्वरी यादव और एक और है, एक और है, अनिमेश कुजूर। सुना है क्या नाम? ठीक है, हम लोग ज्ञानेश्वरी यादव जी को अभी फिर से देखेंगे। ठीक है, इसके बाद उन्हीं का ही टॉपिक है, इसीलिए लगा के रखा है ताकि आप लोग को इंटरनेशनल, नेशनल और छत्तीसगढ़ एक साथ खत्म हो जाए। ठीक है, अब देखो इंडिया के पास आया मेडल। टोटल कितना मेडल आया अगर पूछा जाए तो? 39। ठीक है, उसमें कितना गोल्ड है तो? 13। कितना सिल्वर है तो? 17। और कितना ब्रॉन्ज है तो? 9। ठीक है, ये कहां से मेरे को मिला? क्या मैं न्यूज को खोजूंगा कि मैं सीधा ऑफिशियल साइट पे पहुंच जाऊंगा? ऑफिशियल साइट पे पहुंचूंगा तो मेरे को ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स मिलेगा ना, तो इसीलिए इसको यूज किया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स की साइट से। ठीक है, ये कॉमनवेल्थ गेम्स का साइट है, वहां से इसको स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, टोटल कितने नेशन ने पार्टिसिपेट किया है अगर पूछा जाए तो? 74। टोटल कितना स्पोर्ट्स था बोला जाए तो?
11, ये बहुत कम स्पोर्ट्स नहीं होता है कॉमनवेल्थ गेम के हिसाब से, बहुत बड़ा ये एक क्या बोलना चाहिए स्पोर्ट्स गेम है। पूरा जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ना वो इतना छोटा नहीं है जितना लग रहा होगा आपको। जब इंडिया में हुआ था, दिल्ली जब कराया था, उस टाइम पे इतना ज्यादा भीड़ हो रखा था कि संभाल पाना मुश्किल था। ठीक है, सबके लिए होटल्स बुक करना, पूरे जितने भी फॉरेन ट्रेवलर्स वगैरह आए थे, टूरिस्ट आए थे, उन सबको मैनेज कर पाना बहुत टफ था। ठीक है, लेकिन किया गया है, इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट तो है। तो सिर्फ 11 गेम्स क्यों, ये एक सवाल होगा मन में। पैसे की कमी थी और कुछ नहीं है, पैसा नहीं है बोले, इसीलिए बहुत कम ऑर्गेनाइज हुआ। ठीक है, टोटल कितना गोल्ड मेडल का इवेंट हुआ, 215। क्लियर, इंडिया के पास कितना मेडल आया टोटल, 39। गोल्ड कितना आया, सिल्वर कितना आया, और जो ब्रोंज है वो कितना आया, 9। क्लियर है, डन यहां तक, कोई टेंशन नहीं, पक्का। आगे बढ़े, अब इसका भी कोई सा शुभंकर होगा, है ना। शुभंकर का नाम क्या था इसका, फिनी। ठीक है, फिनी क्या थी, एक यूनिकॉर्न। ठीक है, यूनिकॉर्न समझते हो कि नहीं, एक सिंग वाला घोड़ा, इधर मुंडा में घोड़ा होता है उसका, वो होता क्या बोलते हैं उसको, सिंग, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न। नाम क्या था उसका, फिनी। डन, पक्का। एक चीज मैं बता रहा हूं, कभी ना स्कॉटिश यूनिकॉर्न को ना सर्च करके देखना आपने, इसमें क्या बोलते हैं मोबाइल वगैरह पे, आपको इतना प्यारा दिखेगा ना वो। ठीक है, समझ में आ रहा है, वो जो गुड़िया गुड्डे चलते ना कार्टून में दिखते हैं जो, वो सारे कौन से होते हैं, स्कॉटिश यूनिकॉर्न, क्यूट क्यूट से जो दिखते हैं। ठीक है, वही है। डन, पक्का। आगे बढ़े, कौन सा एडिशन था, कितने नेशन ने पार्टिसिपेट किया, कहां पे हुआ है, ग्लासगो। कितना स्पोर्ट्स का इवेंट था, इंडिया का रैंक कितना आया, चौथा। ठीक है, तो चौथा आया है तो ऊपर के 3 भी हम लोग याद कर ही लेते हैं, गलत तो है नहीं कुछ। तो सबसे पहला कौन था, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा कौन था, इंग्लैंड। और तीसरा कौन था, कनाडा। ठीक है, इंडिया था चौथा। तो पांचवा कौन था, स्कॉटलैंड। छठवां कौन था, न्यूजीलैंड। और सातवां कौन था, नाइजीरिया। मतलब हमसे 3 ऊपर, हमसे 3 नीचे। याद रहेगा, कौन मेडल टैली में सबसे ऊपर था अगर बोल दे तो, स्टेटमेंट को घुमा के, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडिया का रैंक कौन सा था, चौथा। टोटल मेडल कितने मिले, 39। उसमें से गोल्ड कितने थे, 13। ठीक है, डन, पक्का, खत्म हो गया। और कुछ बचा है, एक चीज और। अब देखो, सबसे ज्यादा जो हम लोग को मेडल मिला है किसी स्पोर्ट्स में, वो है क्या, बॉक्सिंग। ठीक है, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है बॉक्सिंग डोमिनेंस। सबसे ज्यादा जो स्पोर्ट्स जिसमें मेडल मिला वो था बॉक्सिंग। टोटल कितना मेडल मिला, 10। उसमें से 7 कौन से थे, गोल्ड। 7 अगर इसमें से निकल गए तो कितना बचा हम लोग के पास, गोल्ड 6। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, बॉक्सिंग ने अकेले 7 गोल्ड मेडल लेके निकल गए, बाकी 6 जो है वो बाकी 10 जो और स्पोर्ट्स बचे होंगे उसमें क्या होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब में गोल्ड मिला होगा, मतलब, है ना। ऑल दो 11 स्पोर्ट्स से ज्यादा था हम लोग के पास, कितना, 13 गोल्ड था। 11 स्पोर्ट्स था टोटल, 13 गोल्ड मिले थे। लेकिन उसमें से एक जो स्पोर्ट्स था उसमें से 7 निकल गए, किसमें, बॉक्सिंग में। 7 गोल्ड निकल गए, बचा कितना, 6। तो बाकी 6 को भी याद कर सकते हो क्या, याद कर लोगे, ढूंढ लोगे, बताओगे मेरे को कि क्या, कौन कौन सा गोल्ड मिला है, कहां पे बताओगे, डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट में। क्लियर है, याद रहेगा, पक्का। अब देखो, ये एक हो गया बॉक्सिंग। उसके बाद मीराबाई चानू। जरूरी है क्या मीराबाई चानू, कौन है मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग। ठीक है, उनको भी एक गोल्ड मिला है। ठीक है, एक नहीं मिला, इससे पहले जीती हुई हैं, अभी एक मिला। इससे पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2 बार हुए हैं उस दोनों में भी इनको गोल्ड मिला है। तो क्या मीराबाई चानू इस बार पूछी जा सकती है, क्या स्टेटमेंट में पूछी जाएंगी कि डायरेक्ट पूछी जाएगी, किसी में भी पूछ सकते हैं, वो तो एग्जामिनर समझे। हम लोग को पता है कि मीराबाई चानू को अगर पूछेंगे
हम लोग लगा के आएंगे टिक, और वो टिक ऐसा लगेगा कि हम लोग का आंसर सही होगा। इतना कॉन्फिडेंस है? पक्का? ठीक है। इसके अलावा अस्मिता डे एंड हर्ष सिंह जूडो, ठीक है, इनको भी मिला है क्या गोल्ड मेडल? कितना गोल्ड मेडल हम लोग और निकाल लिए बताओ? 6 बचा था ना, 6 बचा था, तो कितना निकल गया और ना? अरे कॉन्जिक्यूटिव मतलब इस साल हुआ है, उससे पहले साल जब हुआ होगा तब एक था, उससे पहले जब हुआ था तब, ऐसे लगातार। जैसे किलियन एम्बापे को देखे थे ना हम लोग जब गोल्डन बूट जीत रहा था, तो पिछले में भी जीता था, इसमें भी जीता है। वैसे ही अगर मीराबाई चानू इस साल भी जीती है, इससे पिछले संस्करण में भी जीती थी, उससे पिछले संस्करण में भी जीती थी। क्लियर है? कितना हो गया टोटल हम लोग के पास गोल्ड, जिसका काउंट कर लिया हम लोग 10, बचा है अब 3। अब वो 6 नहीं बताना चाहते थे, तो अब 3 तो बता ही दोगे, मान के चलू ना मैं, 3 तो बता दोगे, 3 ढूंढ लोगे ना? हाँ 11वां हो गया ना। अरे तो मैं अभी तो पूरा माहौल जमा रहा हूं मैं, ताकि इन लोग को लगते जाए कि ये बता के नहीं जाएगा, हम ही लोग से ढूंढवाएंगे, है ना। लेकिन एक आध दो ही छोड़ूंगा बस मैं आप लोग के लिए, जिसको आपको ढूंढना पड़े। ठीक, तो एक और है शर्मिला धनखड़, इनको भी क्या मिला? गोल्ड, वुमेन कैटेगरी। लेकिन ये नॉर्मल एथलीट नहीं है, ये पैरा एथलीट है। ठीक है, पैरा एथलीट समझते हो? पैरा समझते हो कि नहीं? पैरा मतलब क्या होता? वो वाला नहीं, घास वास वाला नहीं। पैरा मतलब हाँ असामान्य जो होते हैं, असाधारण बोलना चाहिए, है ना। पर्सन विथ स्पेशल एबिलिटी, ठीक है, समझ गए? डन। तो उनको क्या क्या मिला? गोल्ड। ठीक है, ये सब हो गया खत्म। और कुछ बचा है इस वाले स्लाइड से? नहीं। तो अब हम छत्तीसगढ़ में चलते हैं। ठीक है, देखते हैं छत्तीसगढ़ में किनको क्या मिला है। मैं महावीर, ठीक। वेट लिफ्टिंग कौन है ये मैडम? ज्ञानेश्वरी यादव, ये अब बन गई है डीएसपी, इनको मिला है 30 लाख रुपए। कौन बोलता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब? कोई बोलता था ना। ये इधर हम लोग पढ़ पढ़ के मर गए, और ये देखो खेल कूद के बन गई ना डीएसपी। तो वो जो कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, वो सरासर गलत है। ठीक है, खेलना भी उतना ही जरूरी है। ये बात को बहुत लेट समझा गया, इसीलिए आप लोग के एजुकेशन सिस्टम में एनईपी 2020 लाया गया, जिसमें ये बोला गया कि आपको खेलना कूदना भी उतना ही जरूरी है जितना आपकी पढ़ाई। डन। ठीक है, अब देखो ये मैडम है ज्ञानेश्वरी यादव, छत्तीसगढ़ से हैं। तो आपको सवाल क्या पूछेगा? छत्तीसगढ़ के किस जिले से बिलोंग करती है? कौन सा जिला है वो? राजनांदगांव। इनका जन्म कब हुआ है? 8 मार्च 2003। अमित तोरोले छोटे है तो है ही। देख तो हमन पढ़ते छनेती हो। अरे मिला है हाँ, अच्छा तू भी वेट लिफ्टर था, बढ़िया है रे भाई। चल चल सही है। ठीक है, क्या हो गया? इनको कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर। ठीक है, एशियन चैंपियनशिप 2026 हुआ था, उसमें भी इनको कुछ मिला था। क्या मिला है? ब्रॉन्ज। और यूनिवर्सल वेट लिफ्टिंग कप 2026 में ही हुआ है, उसमें क्या मिला है इनको? गोल्ड। सवाल कैसे घूमेगा आप समझो। कॉमनवेल्थ गेम का न्यूज चल रहा है, सबके सब पढ़ेंगे किसको? कॉमनवेल्थ गेम को। लेकिन वो पूछेगा क्या एग्जामिनर? इन दोनों को। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? कैसे घुमाया जाएगा सवाल को? वो कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मतलब मेडल ना पूछ के किसको पूछेगा? एशिया चैंपियनशिप का या फिर यूनिवर्सल वेट लिफ्टिंग कप का। दोनों कब हुआ है? 2026 में। मतलब क्या ये भी खुद में करंट अफेयर था, है ना। अगर आप लोग सिर्फ कॉमनवेल्थ को लेके चलते और इन दोनों को अगर गलती से पूछ देता, तो आप लोग मार के क्या आते हैं? सिल्वर। लेकिन दोनों में तो अलग अलग है। एशियन चैंपियनशिप में क्या मिला था? ब्रॉन्ज। और इसमें
यूनिवर्सल वेट लिफ्टिंग में गोल्ड। क्लियर है? तीनों याद रहेगा। खत्म हो गया। आज का क्लास यहीं पे करें और कुछ देखना है इसमें? बताओ। हाँ तो पदोन्नति उससे पहले एएस आई सी थी ना। हाँ एएस आई थी इससे पहले। ठीक है, पदोन्नति मिला है इनको। पदोन्नति मतलब समझते हैं? आपको किसी पर्टिकुलर पद से प्रमोशन मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? पदोन्नति। ठीक है, तो आप जो पहले एएसआई थे, अब क्या बन गए हो आप? डीएसपी। ठीक है, क्या बनना चाहते हो आप लोग? क्या बनना है? क्या क्या बनना है? हाँ, पीएम, डीएम। मैं बोला पीएम बनना है। भाई साहब वो मोदी जी निराश हो जाते हैं, पीएम मैं बनूंगा बोलते हैं फिर। ठीक है, ठीक है, हो गया क्लास। तो यहीं पे समाप्त करते हैं आज की क्लास को। टेस्ट आप लोग का अब ऑनलाइन अपलोड करेंगे क्योंकि सिस्टम में थोड़ा सा इशू आ गया, अदरवाइज मैं आज अभी आप लोग को मिल जा रहता टेस्ट देने को। ठीक है, करंट अफेयर्स हम लोग थ्रू आउट ऐसे ही चलाएंगे, सही रहेगा? ज्यादा तो नहीं हो रहा है? पक्का समझ में आ रहा है सारा चीज? तो हर शनिवार हम लोग 8 बजे मिलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ऐसे ही पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि कवर इससे बहुत जल्दी होगा और पढ़ेंगे उसी चीज को जो हमारे एग्जाम में आने के चांसेस है। अननेसेसरी सबको तो नहीं पढ़ेंगे कि रमन भैया नदी में कूद के जान दे दिए, मेरे काम का है ही नहीं। क्यों पूछेगा क्या कि कौन है रमन भैया? नहीं ना। कोई पूछेगा क्या कि पुल टूट गया, कौन तोड़ा उस पुल को? ये पूछेगा कि जो पुल टूटा है वो कैसा टाइप का पुल था। क्लियर है? डन। तो यहीं पे खत्म करें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो YouTube पे जाइए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कुछ सजेशन होगा तो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हेल्प अस ग्रो एंड लेट वी हेल्प यू ग्रो। ठीक है, कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।